नमस्कार दोस्तों, आज हम साहित्य के जिस कालखंड की चर्चा करने जा रहे हैं या साहित्य के जिस युग की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से लेकर 1943 तक है, अर्थात यह युग या ये कालखंड छायावाद से ठीकवाद से आरंभ होता है। जब हम इस कालखंड को पढ़ेंगे तो ये पाते हैं कि इस पर साम्यवादी दर्शन का या मार्क्सवादी दर्शन का बड़ा प्रभाव है। अब हम चूंकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस युग की, उस कालखंड की प्रवृत्तियां देखते हैं, अर्थात उस युग में, उस दौर में क्या क्या चलता रहा इतिहास में, ये देखते हैं। और क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं कि उस साहित्य के जो रचनाएं हैं उस पर उस समय जो चलता रहा इतिहास में उसका कहीं ना कहीं उन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, उन घटनाओं का प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए हम उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां अवश्य देखते हैं ताकि उसकी साम्यता हम जो उस समय की कृतियां हैं, जो उस समय के साहित्यकार का योगदान है, उसके साथ बैठा सकें, देख सकें हम, और लॉजिक के तरीके से हम पढ़ाई कर सकें कि ऐसा क्यों हुआ है, साहित्य में अगर फला चीज आई है तो क्यों आई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा हमने कहा, इसका समय सीमा क्या है, 1936 से 43 तक है। अब इस समय की तत्कालीन परिस्थितियां हम लोग देख लेते हैं। 1936 से लेकर 1943 तक की परिस्थितियां हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उस समय की परिस्थितियों पर हम अगर चर्चा करें, बात करें तो क्या पाते हैं, उस समय क्या चल रहा था। उस समय रूस की जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, उसका क्या हुआ था, उसका विश्व भर में प्रसार चल रहा था। संपूर्ण विश्व में प्रचार क्यों हो रहा था कि रूस की जो क्रांति हुई थी वह क्रांति लोगों ने देखी, वह क्रांति पूरी तरह से सफल हुई। थी और रूस में या सोवियत संघ जो बना था, सोवियत संघ में जैसा कि उस समय के लोग या पूंजीवादी देश यह अनुमान लगा रहे थे सोवियत संघ के बारे में कि रूस इस क्रांति के बाद से क्या होगा, बिखर जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बजाय रूस की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। रूस की स्थिति जो जार के समय में थी उससे अब बेहतर हो गई सोवियत संघ की स्थिति। वो हर मामले में, चाहे आर्थिक मामले हो, चाहे राजनीतिक मामले हो, चाहे सामाजिक मामले हो, हर मामले में वह पहले से बेहतर हो गया। तो लोगों ने ये देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, उससे क्या हुआ, रूस की क्रांति का प्रभाव पूरी दुनिया में फैला, वैचारिक रूप से भी और वैसे भी। रूस की क्रांति का प्रचार प्रसार सब जगह हुआ। और रूस की क्रांति कैसी थी, साम्यवादी क्रांति थी। तो आपको साहित्य में भी देखेंगे, इस साहित्य में भी साम्यवाद का प्रभाव मिलता है, रूस की क्रांति का समर्थन मिलता है। रूस की क्रांति के प्रति साहित्य में भी, हर जगह के साहित्य में आपको समर्थन दिखाई देगा, ऐसा हम पाते हैं। आगे देखते हैं। भारत में 1930 के उस समय क्या हुआ था, व्यापारिक मंदी आ गई थी 1930 में, क्योंकि चालू कहां से हुई थी, अमेरिका से हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये मंदी चालू हुई थी और फिर धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व में फैल गई थी। अमेरिका से ये शुरू हुई और फिर धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व में यह मंदी फैल गई थी। जबकि सोवियत संघ में, यानी रूस में, सोवियत संघ में इस मंदी का प्रभाव नहीं हुआ। लोगों ने प्रत्यक्षता देखा, जिससे लोगों को लगा कि जो साम्यवादी व्यवस्था है सोवियत संघ की, वह अमेरिका की व्यवस्था से ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है बजाय अमेरिका की व्यवस्था के। अमेरिका में कौन सी व्यवस्था थी, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था लागू थी। तो लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को ये लगा कि जो सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था है वह अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर है। ऐसा दुनिया में ऐसा जिक्र होने लगा, ऐसी चर्चा चलने लगी। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। भारत में भी समाजवाद के प्रति रुझान बढ़ रहा था। किन किन घटनाओं से समझ सकते हैं, जैसे देखिए
1934 में क्या हुआ था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ये पार्टी, हालांकि इसके जो नेता थे वो कांग्रेस से अलग नहीं थे, वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी नवयुवक नेता थे, कांग्रेसी ही नवयुवक थे। लेकिन इनका झुकाव कैसा था? इनका रुझान, इनका झुकाव वामपंथ की ओर था। तो इन लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसका निर्माण इन लोगों ने किया था। तो ये क्या दिखा रहा है? समाजवाद के प्रति ही रुझाव या झुकाव दिखा रहा है। और क्या हुआ था? 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। सज्जाद जहीर ने 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी लंदन में। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1936 में क्या हुआ था? लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रलेस का, लखनऊ में प्रलेस का क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। और इसकी विशेषता क्या थी इस सम्मेलन की? इस सम्मेलन की विशेषता ये थी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष प्रेमचंद बनाए गए थे। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। इसमें कौन? जैनेंद्र भी शामिल थे। और उस समय के जितने बड़े राइटर थे, बड़े लेखक थे, वो सब इसमें शामिल थे। तो ये भी क्या दिखा रहा है? इस साहित्य में भी समाजवाद के प्रभाव को दिखा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या था, क्या क्या हो रहा था। आगे देखिए, अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन का प्रचार प्रसार खूब हो रहा था। बड़े सक्रिय रूप से दलित आंदोलन चल रहा था। सक्रिय रूप से दलित आंदोलन चल रहा था। ऐसा आप पाएंगे, ऐसा आप देखेंगे उस समय के इतिहास को जब देखेंगे आप। अंबेडकर के नेतृत्व में अंबेडकर का सूर्य प्रखर रूप से उस समय चमक रहा था। प्रखर रूप से अंबेडकर का सूर्य चमक रहा था। तरह तरह के आंदोलन भी चल रहे थे। और क्या देखते हैं आगे? क्रांतिकारी गतिविधियों में भी जो नवयुवक थे वो संलग्न थे और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी थी। जैसे गदर आंदोलन आप देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, इसका निर्माण और इसकी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा था। इसमें कौन शामिल थे? चंद्रशेखर आजाद इसी में शामिल थे, नेता थे इसके। चंद्रशेखर आजाद को आप देखेंगे, या भगत सिंह को देखेंगे, आप राजगुरु को देखेंगे, ये सब इसी के सदस्य थे, इस संगठन के ही सदस्य थे। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसमें जो एस है वो किसका द्योतक है? वो समाजवाद का ही द्योतक है। यह समाजवाद को ही दिखा रहा है। ये देखिए, तो क्रांतिकारी जो थे उन पर भी समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। उसमें भगत सिंह ने पुस्तक भी लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उस सब पे आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समाजवाद का प्रभाव उसमें दिखाई पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस को आप देखेंगे, उन पर स्पष्ट रूप से समाजवाद का प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यह भी कैसा था? वामपंथी था, वामपंथी संगठन था। ये सब चीजें आप देखेंगे कि उस समय भारत में भी समाजवाद का प्रभाव, वामपंथ का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ रहा था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन तथा संविधान आंदोलन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति न कर पाना, लोगों का मोह भंग। महात्मा गांधी जो आंदोलन चलाए थे, एक तो असहयोग आंदोलन हुआ, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दोनों ही आंदोलन का जो लक्ष्य था, ऐसा नहीं मानेंगे कि ये आंदोलन पूरी तरह से विफल थे, लेकिन इस आंदोलन में जो लक्ष्य रखा गया था स्वतंत्रता की प्राप्ति, वो लक्ष्य दूर दूर तक पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था, जो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था वह पूरा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा था। उससे क्या हो रहा था कि लोगों का अहिंसा से, गांधीवाद से मोह भंग होता जा रहा था। लोगों का क्या हो रहा था? अहिंसा से और गांधीवाद से, अहिंसा से और गांधीवाद से लोगों का क्या हो रहा था?
मोहभंग हो रहा था, मोहभंग हो रहा था। और लोग किस पर विश्वास कर रहे थे? लोग सशस्त्र क्रांति पर, सशस्त्र क्रांति पर अब ज्यादा विश्वास करने लगे थे, इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ने लगी थी, ये आप देखेंगे। तो ये उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे न सिर्फ विश्व में बल्कि भारत में भी बड़ी तेजी से, बड़ी मात्रा में समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, वामपंथ का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। ये आप यहाँ पर पाएंगे, ये आप यहाँ पर देखेंगे। उस समय मजदूर आंदोलन भी बड़ी तेजी से सक्रिय थे, और मजदूर आंदोलन लगातार प्रगति में थे, प्रगतिशील थे। उस समय देखेंगे आप एटक की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना, या और भी मजदूर संघों की, बहुत सारे मजदूर संघों की स्थापना, और बड़े बड़े नेता भी इनसे जुड़े हुए थे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर मजदूर संघों से जुड़े हुए थे। और आप पाएंगे कि उन्होंने बहुत सारे इस दिशा में कार्य भी किए, जैसे कि ये मजदूरी के घंटे नियत हों, इस पर उन्होंने बड़ा कार्य किया। मजदूरी के घंटे नियत होने चाहिए। पहले क्या होता था, मजदूरों से 12-12, 14-14 घंटे तक काम लिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि 8 घंटे से ज्यादा मजदूरी के घंटे नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने इस मामले में काफी प्रगति भी की, और ये लागू भी कराया सरकार से कहकर। ये सब देखेंगे। या तिलक को देखेंगे, उनका मजदूरों के साथ बड़ा बेहतर संबंध था। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह बहुत सारे नेता आप देखेंगे जो कि मजदूरों से साथ जुड़े हुए थे, मजदूर संघ के साथ जुड़े हुए थे, ये आप पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि उस समय के प्रमुख कवि, इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। मुक्तिबोध तो सबसे प्रमुख कवि हैं इस कालखंड के, प्रगतिवाद के। उनके संपूर्ण साहित्य में आप पाएंगे मुक्तिबोध के, तो मार्क्सवाद का प्रभाव दिखेगा, साम्यवाद का। मुक्तिबोध के संपूर्ण साहित्य में आपको साम्यवाद का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, आप देखेंगे। नागार्जुन हो गए, त्रिलोचन हो गए, इसके अलावा भी जो पहले छायावादी कवि थे, निराला, पंत, ये सब जो छायावादी कवि थे, निराला और पंत, ये इन पर भी साम्यवाद का प्रभाव दिखाई पड़ेगा आपको। और इनकी कविताओं में भी साम्यवाद का असर, वामपंथ का असर दिखाई पड़ेगा। नरेंद्र शर्मा भी आप देखिएगा, ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद का असर इनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। जब भी हम कोई कालखंड पढ़ते हैं तो उसका हम दोनों पक्ष पढ़ते हैं, उसके संवेदना पक्ष भी पढ़ते हैं उसका, और शिल्प पक्ष भी हम उसका पढ़ते हैं। किसी भी कालखंड के दोनों पक्ष पढ़ने होते हैं, क्योंकि साहित्य तभी मुकम्मल है जब संवेदना और शिल्प दोनों को मिला दिया जाए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम प्रगतिवाद का संवेदना पक्ष देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु क्या है? रूस की साम्यवादी क्रांति के प्रति निष्ठा दिखाई पड़ेगी आपको, क्योंकि रूस की क्रांति कैसी थी? साम्यवादी क्रांति थी। ये कैसी क्रांति थी? मजदूरों की क्रांति थी। और वहां पर कैसा शासन लागू हुआ था? सोवियत का शासन लागू हुआ था, सोवियतों का शासन वहां पर लागू हुआ था, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया था? सोवियत संघ लिखा गया था। तो रूस की साम्यवादी क्रांति की प्रति निष्ठा दिखेगी इस समय के साहित्य में, प्रगतिवादी साहित्य में आपको यह दिखाई पड़ेगा। जैसे लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, यहाँ पर देखिए लाल रूस का मतलब वह रूस जिसमें लाल क्रांति हो चुकी है, अर्थात साम्यवादी क्रांति हो चुकी है, क्योंकि उसका निशान ही है। साम्यवाद का निशान क्या है? साम्यवाद का झंडा देखिएगा, उसका निशान ही है लाल। तो लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वही सब मजदूरों किसानों की क्या है? ढाल है। वहां राज है पंचायत का, वहां किसका राज है? पंचायत का। तो सोवियत राज था, तो क्या था? एक तरह से मजदूरों की पंचायत का राज है। मजदूरों की सोवियत हुआ करती थी, मजदूरों का संगठन है, मजदूरों की सोवियत है, उसका राज है। तो वहां राज है पंचायत का, वहां नहीं बेकारी है। अर्थात कहने का मतलब है वहां किसी राजा का राज नहीं है, वहां किसी राजा का राज नहीं है, बल्कि जनता का राज है, मजदूरों का राज है वहां। ये कह रहा कभी, ये किसी नरेंद्र शर्मा की पंक्तियां हैं, ये नरेंद्र शर्मा की पंक्ति है। और क्या है इसकी विशेषता? इसकी अगली विशेषता है कि वंचितों, किसानों, मजदूरों के प्रति झुकाव।
प्रगतिवाद में स्पष्ट रूप से दिखेगा। वंचितों, किसानों और मजदूरों के प्रति झुकाव तथा समर्पण वाला भाव ये दिखेगा, क्योंकि ये किस पर है, पूरी प्रगतिवादी कविता साम्यवाद पर आधारित है। और साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद का लक्ष्य ही है कि शासन किसका हो, किसान और मजदूरों का शासन हो, किसान और मजदूरों का शासन होना चाहिए, किसान और मजदूरों का शासन होना चाहिए, ये कहता है। देखिए हमेशा वंचित वर्ग के प्रति झुकाव मिलेगा। जैसे कि ये देखिए समाज में कितना भेदभाव है उसका इशारा किया जा रहा है। जैसे श्वान माने होता कुत्ता, आप भी देखते होंगे बहुत सारे लोग अपने कुत्तों को लेकर घूमते हैं गाड़ियों में या अन्य जगहों पर, आप देखते होंगे। उसी का दिनकर ने वर्णन किया है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, कुत्तों को क्या मिल रहा है, दूध और वस्त्र मिल रहा है। और भूखे बालक अकुलाते हैं, भूख से बालक क्या है, अकुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, और माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। न तो भोजन है लोगों के पास, न वस्त्र है। भोजन और वस्त्र का कैसा अभाव है यहाँ पर देखिए। अब वहीं दूसरी तरफ कुत्तों को क्या मिल रहा है, दूध और वस्त्र मिल रहा है। तो ये जो भेदभाव है, ये जो शोषण है, इसी का चित्र खींचा है कवि ने, दिनकर ने खींचा है। तो ये क्या है, ये मार्क्सवाद की तरफ झुकाव है, मार्क्सवाद की कविता है। आप देखेंगे कि वंचितों के प्रति समर्पण और झुकाव का भाव है। भूख के कारण क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है समाज में, क्या सामाजिक समस्या होती है, उसका वर्णन देखिए कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। भूख से बेहाल होकर, परेशान होकर क्या करता है, बाप अपना बेटा बेच देता है। ये स्थिति है समाज की, ये निराला का। या ये देखिए, मेरे शब्द भाव उनके हैं, उनके मतलब वंचितों के हैं, वंचित वर्ग के हैं, वंचितों के हैं। मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैर और पथ मेरा, मेरा अंत और अथ मेरा, ऐसे किंतु चाव उनके हैं। मतलब जो भी मेरे काव्य की भावना है, जो भी काव्य की वस्तु है, विषय वस्तु है, भावना है, वो क्या है, वो किसके प्रति है, वह इन वंचित लोगों के प्रति है। वो किसके प्रति है, वह इन वंचित लोगों के प्रति है। जैसा ये कौन बोल रहे हैं, मुक्ति बुद्ध बोल रहे हैं। आगे देखिए, रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध मिलेगा इसमें। क्योंकि मार्क्सवाद क्या करता है, मार्क्सवादी दर्शन में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से किसका विरोध मिलता है, धर्म का विरोध मिलेगा, रूढ़ियों का विरोध मिलेगा। वो बोलता है धर्म क्या है, धर्म अफीम है। तो उसमें आपको धर्म का विरोध मिलेगा, रूढ़ियों का विरोध मिलेगा, और क्या मिलेगा, अंधविश्वासों का विरोध मिलेगा। इस सब का विरोध स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि मार्क्सवाद का कहना है कि चाहे आपकी रूढ़ियां हो, चाहे आपकी अंधविश्वास हो, चाहे आपका धर्म हो, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे किसके पक्ष में झुकी हुई हैं, ये शक्तिशाली वर्ग के पक्ष में झुकी हुई हैं। ये सारी की सारी चीजें शक्तिशाली वर्ग के पक्ष में झुकी हुई हैं। सारी रूढ़ियां, अंधविश्वास, धर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इनके सारे नियम शक्तिशाली वर्ग के पक्ष में झुके हुए हैं। जैसे कि जो भी आप अपने व्यक्तिगत अनुभव भी आपने किया होगा समाज में कि हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो हमेशा सबकी सब पुरुष के पक्ष में झुकी हुई हैं। वो सब पुरुष को लाभ पहुंचाती हैं, जबकि नारी का शोषण करती हैं। चाहे पर्दा की प्रथा देख लीजिएगा या जो भी रिवाज आप घर में देखते होंगे, तो हमेशा क्या है, पुरुष को वरीयता देती हैं, नारी का शोषण करती हैं। तो इस तरह आप पाएंगे। इसी वजह से मार्क्सवाद क्या करता है, इन रूढ़ियों का, इन परंपराओं का, इन अंधविश्वासों का विरोध करता है। जैसे देखिए आगे, भाग्यवाद आवरण पाप का। ये भाग की बात करना क्या है, ये भाग्य की बात करना क्या है, पाप है। भाग्यवाद किसका है, पाप का आवरण है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र शोषण का। और ये क्या है, शोषण का है। शास्त्र किसका आवरण है, शोषण का। शास्त्र क्या होता है, शोषण होता है। शास्त्रों में ही भेदभाव की बात लिखी हुई है। शास्त्र इस तरह लिखे हुए हैं कि वह संपन्न वर्ग के पक्ष में झुके हुए हैं, वंचित वर्ग का वह क्या करते हैं, शोषण करते हैं।
इसी तरह भाग्यवाद क्या है? भाग्यवाद पाप का आवरण है। भाग्यवाद क्या है? पाप का आवरण है। और शास्त्र किस क्या है? शोषण का एक उपकरण है, जिससे रखता दवा पाप का जन भाग दूसरे जन का। इससे होता क्या है? शास्त्र से और भाग्यवाद से क्या होता है? शास्त्र से और भाग्यवाद से क्या होता है? इसका सबका सहारा लेकर एक ही व्यक्ति, जो संपन्न व्यक्ति है, वह दूसरे व्यक्ति का भाग छीन लेता है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा छीन लेता है, वो दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। कैसे? भाग्यवाद आखिर क्या कहता है? भाग्यवाद ये कहता है कि मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इस वजह से मेरा भाग्य ऐसा है, उस वजह से मुझे ये फल मिल रहा है। तो ये क्या, एक तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है, शोषण को बनाए रखने वाली बात है, ताकि लोग उसके बारे में बात ना करें। लोग ये मान लें कि उसका भाग्य है, वो आगे सोचे नहीं कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस तरह से समाज में शोषण चल रहा है। तो शोषण के प्रति क्रांति की भावना उठेगी नहीं। यदि व्यक्ति सोच लेगा कि पिछले जन्म का फल है मुझे मिल रहा है, तो कभी वो क्रांति की बात करेगा नहीं, कभी अपने विरुद्ध हो रहे शोषण के विरुद्ध वो कोई कार्य नहीं करेगा, कोई विचार लाएगा ही नहीं। इसलिए दिनकर ने इसको ऐसे कहा है। आगे देखिए मुक्तिबोध की लाइन कि इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, ये धर्म के लिए कह रहे हैं वो, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह चित्र, ईश्वर भक्ति। ये इस तरह ईश्वर भक्ति के बारे में बोल रहे हैं मुक्तिबोध कि इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, वह चित्र, ईश्वर भक्ति। और आगे की जो लाइन है जो यहाँ पर नहीं है, वो उसमें ये बताते हैं मुक्तिबोध कि इतना सब कुछ है किस लिए? केवल एक जो सत्य है, सच बात है, उसको छिपाने के लिए। ये सब इतनी चीजें दिखाई गई हैं, इतनी चीजें समाज में रची गई हैं, इतनी मिथ्या चीजें बना दी गई हैं, सिर्फ एक जलते सत्य को टाल देने के लिए। केवल एक जलता सत्य देने टाल, जो आगे की लाइन है, सिर्फ उसके लिए ये सब सारी चीजें दिखाई गई हैं। ये सारी, चाहे भगवान की कल्पना हो, मार्क्सवाद कहता है कि भगवान की कल्पना है, या ये धर्म के जो तरह तरह के नियम बनाए गए हैं, ये किस लिए है? ये सारे इसलिए है कि मनुष्य अपने शोषण के प्रति कभी जागरूक ना हो सके, उसके मन में कभी क्रांति की या विद्रोह की बात ना आए, ऐसा मार्क्सवाद का मानना है। आगे देखते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको? प्रगतिवाद में पूंजीवादी व्यवस्था का स्पष्ट रूप से विरोध मिलेगा। क्यों विरोध मिलेगा? क्योंकि मार्क्सवाद का मानना है पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, एक होता, दो वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग अब शारीरिक श्रम नहीं करता, वो सिर्फ पूंजी लगाता है, उपकरण उसके होते हैं। लेकिन शारीरिक श्रम कौन करता है? शारीरिक श्रम करता है श्रमिक वर्ग, वो पूरा परिश्रम करता है। और जब इस परिश्रम का जो हिस्सा आता है, लाभ आता है, तो उस लाभ में से अधिकांश भाग किसको मिलता है? लाभ का अधिकांश भाग कौन ले जाता है? लाभ का अधिकांश भाग आपका पूंजीपति वर्ग ले जाता है। तो एक तरह से श्रमिक वर्ग जो श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका लाभ कौन ले जा रहा है? उसका लाभ ले जा रहा है यह पूंजीपति वर्ग। इस वजह से, क्योंकि पूंजीपति वर्ग इसके श्रम पर पल रहा है, इसका शोषण कर रहा है, और इस हद तक शोषण कर रहा है कि श्रमिक वर्ग के पास मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहता है, उसकी अगली वाली पीढ़ी भी वैसे ही बन जाती है, इतना शोषण होता है। इसलिए जो साम्यवादी लोग हैं, जो प्रगतिवादी लोग हैं, वो क्या करते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था के लिए मुक्तिबोध ने लिखा है कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा मरण निश्चित है, तू है मरण, तू है रिक्त, तू अंदर से क्या है? खाली है, खोखली है, तू है व्यर्थ, तू व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, तेरा ध्वंस ही एक तेरा उपाय है, एक तेरा अर्थ है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति मुक्तिबोध का कथन है, मुक्तिबोध का कहना है। आगे देखते हैं हम लोग मुक्तिबोध ने और क्या कहा है। ये देखिए, जो हम बात कर रहे थे ना, ये इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह है सौंदर्य, यह है वैचित्र, ईश्वर भक्ति। उसी की अगली लाइन देखिए, इतना गूढ़, इतना गाढ़ सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने टाल।
केवल एक जलते सत्य को टालने के लिए इतना सब प्रपंच रचा गया है। जलता सत्य क्या है? जलता सत्य ये है कि जो पूंजीपति वर्ग है वह क्या कर रहा है? पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहा है। श्रमिक वर्ग का वो शोषण कर रहा है, बेहनता शोषण कर रहा है। यही सत्य बात है। वो उसके अधिकारों को हड़प ले रहा है, वो उसके लाभांश को हड़प ले रहा है। यही सत्य है। इसी सत्य को टाल देने के लिए धर्म की इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इतने सारे प्रपंच रखे गए हैं समाज में, इतनी सारी रीति रिवाज परंपराएं रूढ़ियां बनाई गई हैं, सिर्फ इसलिए कि मनुष्य उसी में फंसा रह जाए, कभी क्रांति की बात ना करे, कभी विद्रोह की चेतना उसके मन में नहीं आए। तो उसी का जिक्र यहाँ पर मुक्तिबोध कर रहे हैं। और क्या मिलेगा प्रगतिवाद में? शोषण के प्रति जागरूकता का भाव तथा संघर्ष की बात मिलेगी। शोषण के प्रति जागरूकता और संघर्ष की बात मिलेगी यहाँ पर। जैसे देखिए, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। मैंने उसको, किसको? मजदूर और किसान को, मजदूर और किसान को। अब मजदूर और किसान में भी देखेंगे कि जो साम्यवादी लोग हैं वो मजदूर पर विश्वास ज्यादा करते हैं, किसान पर विश्वास अपेक्षाकृत कम करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मार्क्सवाद का मानना है कि मजदूर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मजदूर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसका पहले से इतना शोषण हो जा रहा है और उसके पास संसाधन कुछ नहीं है, उसके पास संसाधन में कोई हिस्सा नहीं है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो क्रांति के लिए तैयार होता है। जबकि किसानों के साथ क्या है? किसानों के पास भूमि का संसाधन जुड़ा हुआ है, उसके लोभ में या उसके भय दबाव प्रलोभन में वो क्रांति से बचने की कोशिश करता है, क्रांति से भागता है। बाकी ऐसा हर जगह नहीं होता। क्रांति बहुत सारी जगह किसानी क्रांति करते हैं। चीन में देखिए, जितने मजदूरों ने हिस्सा लिया उससे अधिक किसानों ने हिस्सा लिया है चीन की क्रांति में, माओ के साथ में। तो ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता, लेकिन मार्क्स का ऐसा मानना था कि मैंने उसको मतलब किसको? मजदूर और किसान को। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। लोहा जैसे तपते देखा। कहाँ? कारखानों में देखिए आप, या खेतों में देखिए। लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये मजदूर और किसानों के लिए कहा जा रहा है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। प्रकृति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलेगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलेगा। और कैसा दृष्टिकोण मिलेगा? उपयोगितावादी दृष्टिकोण मिलेगा। उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति मिलेगा। छायावाद में कैसा दृष्टिकोण था प्रकृति के प्रति? जब आप छायावाद में आप देखेंगे तो प्रकृति के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? रोमानियत भरा दृष्टिकोण था। रोमानियत भरा था। भावुक किस्म का दृष्टिकोण था। भावुक किस्म का दृष्टिकोण था प्रकृति के प्रति कि छोड़ ध्रुवों की मैं तुझाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो सब उस टाइप का भाव मिलेगा छायावाद में। यहाँ दृष्टिकोण कैसा है? यहाँ दृष्टिकोण हो गया है उपयोगितावादी, यानी प्रकृति को कैसी नजर से देखा जा रहा है? उपयोगिता की नजर से देखा जा रहा है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यहाँ दृष्टिकोण भावुकतावादी नहीं है, भाव दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण यथार्थवादी हो गया है। जैसे देखिए, कैसे दो सिके हुए भुट्टे सामने आए। सिके हुए दो भुट्टे सामने आए, तबीयत खिल गई। ताजा स्वाद मिला दूधिया दानों का। यहाँ क्या दृष्टिकोण है? उपयोगितावादी। क्यों तबीयत खुल गई? क्योंकि ताजा स्वाद मिला दूधिया दानों का, तबीयत खिल गई। दांतों की मौजूदगी का सुफल मिला। दो सिके हुए दो भुट्टे आए, तबीयत खिल गई। नागार्जुन की लाइन है, कैसी है? उपयोगितावादी लाइन है। ये देखिए, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। ये छोटा सा पेड़ होता है, जब उगता है आप देखेंगे, चने का पेड़ उगता है छोटा सा, और फिर छोटा सा फूल खिलता है। एक बीते के बराबर छोटा सा पेड़ है और फिर छोटा सा फूल खिला हुआ है,
उसी का जिक्र कर रहा कवि कि एक बीते के बराबर ये हरा ठिकना चना, बांधे मुरेठा। मुरेठा होता है जो सर पर पगड़ी बांधते हैं किसान, उसको मुरेठा बोला जाता है। तो एक बीते के बराबर यह हरा ठिकना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। तो ये उपयोगितावादी दृष्टि है प्रकृति के प्रति, क्योंकि यहाँ गुलाब की बात नहीं हो रही है आपके, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ चने की बात हो रही है, चने की सुंदरता दिखाई गई है। यहाँ सौंदर्य दृष्टि अब क्या हो गई, उपयोगितावादी हो गई, अब यथार्थवादी हो गई है। अब छायावाद की तरह सौंदर्य दृष्टि भावुकतावादी नहीं है, यहाँ पर सौंदर्य दृष्टि कैसी हो गई है, यथार्थवादी हो गई है। आप देखेंगे इसीलिए सुंदरता अब गुलाब में नहीं दिख रही, सुंदरता अब कमल में नहीं दिख रही, सुंदरता कहाँ दिख रही है, ये ठिकना चना जो एक बीते के बराबर चने का पेड़ है उसमें सुंदरता दिख रही है। यह सुंदरता कहाँ है, दो जो सिके हुए भुट्टे आए हैं ना, उनमें सुंदरता दिख रही है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इससे भूख मिट रही है, इससे जनता की भूख मिट रही है, जो कि जरूरी है। इन चीजें उस पर है कि किस तरह आधी जनता हमारी भूखी सो रही है, कभी की नजर वहां पे पड़ी है। तो यहाँ पर प्रकृति की दृष्टि कैसी है, प्रकृति के प्रति छायावादी दृष्टिकोण नहीं है, प्रकृति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण यहाँ पर अपनाया गया है। तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण यहाँ पर प्रकृति के प्रति अपनाया गया है। ये देखिए, ये नागार्जुन की है और ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। यहाँ पर प्रेम कैसा है, सहज भाव से स्वीकारा गया है, जैसे समाज में सहज भाव से होता है ना, यथार्थवादी दृष्टिकोण से, उस तरह का प्रेम है। छायावाद में प्रेम कैसा है, छायावाद से इसलिए मैं तुलना कर रहा हूँ कि छायावाद ठीक बात ये उगाया है, इसलिए छायावाद से बार बार तुलना होती है। छायावाद में प्रेम कैसा था, प्लेटोनिक टाइप का प्रेम था, प्लेटोनिक कैसा था, भाव किस्म का प्रेम था, वायवी किस्म का प्रेम था। वहां कभी क्या कहता है छायावाद में, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। वहां पर कभी ये बोलता है, उस तरह का प्रेम है, प्लेटोनिक प्रेम है। उस समय की नायिका भी आप देखेंगे, छायावाद की नायिका क्या मिलेगी कि वो अक्सर शादी नहीं करती, समाज सेवा में जीवन अर्पण कर देती हैं, त्याग ममता और करुणा की मूर्ति दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता, भाई नारी भी तो व्यक्ति है, भाई नारी पुरुष में कोई अलग अंतर नहीं है, भाई थोड़ा सा जैविक अंतर है लेकिन विशेष अंतर नहीं है। नारी पुरुष दोनों समान है, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों के स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया था नारी त्याग ममता करुणा की मूर्ति है, उस तरह दिखाया जाता है। प्रेम कैसा, प्लेटोनिक किस्म का प्रेम है। आप देखेंगे छायावाद में, गद्य में देखें या काव्य में देखें, दोनों जगह ऐसा मिलेगा आपको इस तरह का। चाहे आप कमानी में देखें और चाहे आप मालती में देखें जो गोदान की है, या रंगभूमि की सोफिया में देखें, या स्कंदगुप्त की देवसेना में आप देखें, तो इस किस्म का प्रेम मिलेगा। नारी भी छायावादी मिलेगी, भाव किस्म का, वायवीय चीजें मिलेंगी, हवाई चीजें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रेम कैसा है, साधारण है, जो सहज भाव से आ रहा प्रेम, सहज भाव से दाम्पत्य जीवन वाला प्रेम है। तो दाम्पत्य जीवन में सहज भाव से जो प्रेम उपस्थित रहता है वैसा प्रेम है। देखिए कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा, ये त्रिलोचन की लाइन है। या ये देखिए नागार्जुन की लाइन कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, अद्भुत लाइन है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये सौंदर्य दृष्टि देखिए, ये तो प्रेम की दृष्टि देखिए, प्रेम दृष्टि, और साथ में सौंदर्य दृष्टि देखिए, इसकी अद्भुत है। ये सहज सौंदर्य दृष्टि है। ये सौंदर्य दृष्टि कैसी है, काल्पनिक नहीं है, ये सहज सौंदर्य दृष्टि है, सहज प्रेम दृष्टि है। सहज भाव से प्रेम को स्वीकारा गया है, उसे जीवन में उतारा गया है। ये देखिए, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। विलासिता का विरोध मिलेगा। विलासिता का विरोध क्यों, क्योंकि मार्क्सवाद हमेशा पूंजीवाद का विरोध करता है। विलासिता का विरोध इसलिए मिलेगा क्योंकि उसे पता है कि विलासी जीवन कौन जी सकता है, पूंजीवादी व्यक्ति जी सकता है विलासी जीवन। जो मजदूर है, जो श्रमिक है, बेचारा विलासी जीवन कैसे जिएगा, जो मजदूर है, वो श्रमिक है, वो कैसे विलासी जीवन जिएगा। और जो व्यक्ति विलासी जीवन जी रहा है, ये विलासिता जी रहा है, ये किसके बल पर जी रहा है, ये इनका अंश, इनका हिस्सा हड़प कर, इनका शोषण करके ही विलासी जीवन जिया जा रहा है। जो भी विलासी जीवन जी रहा है वो दूसरे का हिस्सा हड़प कर, दूसरे का खून चूस कर, दूसरे का शोषण करके ही तो विलासी जीवन जी रहा है। इसलिए वो विलासिता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। वो उपयोगिता पर ध्यान देखते हैं, आवश्यकता पर जोर देते हैं, ना कि विलासिता पर। तो देखिए
हाय मृत्यु का ऐसा अमर का पार्थिव पूजन, जब विषम निर्जीव पदार्थ हो तो जग का जीवन। पंत ने लिखा है, पंत की लाइन है। तो राष्ट्र का विरोध इसमें लिखता है। प्रगतिवाद का अगला बिंदु है, देखिए, नकली दिखावे के लिए राष्ट्रवाद का विरोध। वैसे तो मार्क्सवाद का आप दर्शन पढ़ेंगे, मार्क्सवाद का दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो मार्क्सवाद का दर्शन राष्ट्र का विरोध करता है, राष्ट्रवाद का या राष्ट्र का ही विरोध करता है। वो देखेंगे कि अब राष्ट्र का वो विरोध करता है। उसका मानना है कि साम्यवाद कैसा होगा, साम्यवाद अंतर्राष्ट्रीय होगा। जो राष्ट्र की सीमा है ना, ये भी एक तरह का बंधन है, वो उसको भी बंधन ही मानता है कि इसके दायरे में रखकर दूसरे राज्य के लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को लोग क्या करते हैं, शोषण करने की कोशिश करते हैं। एक राष्ट्र के लोग राष्ट्रीय भावना से युक्त होकर दूसरे राष्ट्र का क्या करते हैं, शोषण करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। एग्जाम्पल भी है इतिहास में, जैसे आप देखें नेपोलियन ने जो फ्रांस की क्रांति की थी, फ्रांस की क्रांति का नहीं थी प्रसार किया था नेपोलियन ने। हर जगह फ्रांस की क्रांति का जो मूल है, फ्रांस की क्रांति के, उनका प्रसार किया था। लेकिन वास्तव में क्या किया, जितने आस पड़ोस के देश थे उन पर क्या किया, शासन जमा लिया, उनकी स्वायत्तता खत्म कर दी इस क्रांति का नाम लेकर, इस फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों का नाम लेकर उसने क्या किया कि बाकी देशों की स्वायत्तता खत्म कर दी, स्वायत्तता खत्म कर दी। आसपास के जो भी देश थे उनको फ्रांस की क्रांति के मूल्यों का, फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों के प्रसार का नाम लेके ऐसा किया। तो इसी तरह से मार्क्सवाद इसका एग्जाम्पल देता है, और भी एग्जाम्पल देता है कि किस तरह से एक राष्ट्र के लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों से विरोधी होते हैं, उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए राष्ट्र की बात नहीं मानता मार्क्सवाद, राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानता, वो अंतर्राष्ट्रीय मानता है। वो मानता है कि साम्यवाद पूरी दुनिया में आएगा, एक दिन पूरी दुनिया में मजदूरों का राज जाएगा। तो एक तो ये, दूसरा मार्क्सवाद का ये मानना है कि राष्ट्र का नाम लेके, राष्ट्रवाद का नाम लेके कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बाकी लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, बाकी लोगों को राष्ट्र के नाम पर दिग्भ्रमित करते हैं और क्या करते हैं, शोषण करते हैं उनका। ऐसा मार्क्सवाद का मानना है कि बाकी लोगों का कुछ लोग दिग्भ्रमित करते हैं और उनका शोषण करते हैं। एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, हिटलर, उसने भी राष्ट्रवाद कह के किस तरह से अपने देशवासियों का और लगभग पूरी दुनिया का उसने शोषण किया राष्ट्रवाद के नाम से ही। तो ऐसा मार्क्सवादी बोलते हैं कि इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रवाद का नाम लेके अपने देशवासियों का शोषण करते हैं और दूसरे देश के लोगों का भी शोषण करते हैं राष्ट्र का नाम लेके। इसलिए मार्क्सवाद क्या करता है, राष्ट्रवाद का विरोधी है। उसके बजाय और किस पर जोर देता है, लोगों की समानता पर जोर देता है। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ भी आप देखेगा साहित्य में नागार्जुन ने क्या लिखते हैं कि जहां न भरता पेट, देश वह कैसा भी हो महानरक है। भले देश में अपना राज हो, किसी का राज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या होना चाहिए, पेट भरना चाहिए पहले। अगर पेट नहीं भर रहा है जनता का, पेट नहीं भर रहा है, तब उस देश का, कोई सा भी देश हो, उस देश का कोई अर्थ नहीं है। वो चाहे अंग्रेजों का शासन हो, चाहे भारतवासियों का शासन हो, या किसी के शासन हो, अगर पेट भर रोटी नहीं जनता को नसीब हो रही है तो कहीं कुछ देश का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं है, इस राष्ट्रवादी आंदोलन का कोई मतलब नहीं है अगर वह जनता को पेट भर रोटी नसीब न करा पाए। ऐसा नागार्जुन का कहना है। मार्क्सवादी सिद्धांत यही कहता है। या नागार्जुन की लाइन देखिए कि कागज की आजादी मिलती, ले लो दो आने में, ये कह रहे हैं, मार्क्सवाद कह रहे हैं। आजादी के समय की है ये सब लाइनें। क्रांति का मार्क्सवाद किसका समर्थन करता है, हिंसक क्रांति का समर्थन करता है। मार्क्सवाद हिंसक क्रांति का समर्थन करता है। उसका मानना है, मार्क्सवाद का मानना है कि हिंसक क्रांति के बल पर ही क्या होगा, सर्वहारा का राज आएगा, सर्वहारा का राज आएगा। सर्वहारा क्या है, मार्क्सवाद के अनुसार समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला है जो है क्या है, वो है श्रमिक वर्ग, तो शारीरिक श्रम करता है, उसी को क्या बोला गया है, सर्वहारा वर्ग, उसी को सर्वहारा वर्ग बोला जाता है। और दूसरा वर्ग क्या है, पूंजीपति वर्ग।
जो शारीरिक श्रम नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है? बुर्जुआ। उसको बोला जाता है बुर्जुआ बोला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? हिंसक क्रांति के बाद क्या आएगा? सर्वहारा का जो राज आएगा, सर्वहारा का शासन आएगा। तो इसलिए मार्क्सवाद में क्या है कि हजक क्रांति का आह्वान होगा, हिंसक क्रांति का समर्थन दिखाई पड़ेगा। जैसे ये अंधेरे में की लाइन है कि कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई, मुक्तिबोध की लाइन है, मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, उसी की पंक्ति है ये। कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। हालांकि फैंटेसी है, एक तरह से आप देखेंगे जो फैंटेसी शिल्प का प्रयोग पढ़ेंगे उसी के तहत है, उसी के अंदर हो रहा है ये, लेकिन वही दिखा रहा है कि किस तरह से मार्क्सवादी साहित्य का क्रांति का समर्थन करते हैं। या ये देखिए, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। ये मुक्तिबोध कर रहे हैं। ये क्या है? मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है, उसके मन में जो संताप है कि और वह मेहतर मैं हो नहीं पाता, मुझे जैसा होना चाहिए, मुझे क्रांति के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये संघर्ष के क्रम में वंचना की स्वीकारता। जब भी व्यक्ति संघर्ष करेगा तो संघर्ष में क्या होगी? संघर्ष में जो आपके पास धन है, श्रम है, चाहे वो धन है या समय हो या अन्य चीजें, जो भी संसाधन है आपका, वो किस में लग जाएगा? वो क्रांति के लिए जो आप कर रहे हैं उसमें लग जाएगा, या जागरूकता फैला रहे हैं उसमें लग जाएगा। तो आपके क्या पास क्या रहेगा? हमेशा वंचना रहेगी। लेकिन वंचना के प्रति स्वीकार भाव यहाँ दिखेगा, वंचना के प्रति कोई कुंठा नहीं दिखेगी, कोई शर्म वाला भाव नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ क्या दिखेगा? वंचना के प्रति स्वीकार वाला भाव दिखेगा, आत्माभिमान वाला भाव दिखेगा। यहाँ वंचना के प्रति आत्माभिमान वाला भाव दिखेगा। जैसे देखिए कि गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, वो मेरी गरीबी है या मेरे जीवन में ये जो अनुभव आ रहे हैं, अच्छे बुरे अनुभव जो आ रहे हैं, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकार रहा है। इन सब अनुभवों को, ये विचारों को, इन सब विचारों को, इन सब अनुभवों को और इस गरीबी को मैंने सहर्ष स्वीकार रहा है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी भाव के कि नहीं ये क्यों है, बल्कि इसको मैंने सहर्ष अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ इसको मैंने स्वीकारा है। इसको स्वीकार करने में कोई कुंठा नहीं है, कोई कुंठा वाली भावना नहीं है या कुछ शर्म वाली बात नहीं है मेरे लिए। मानववाद का समर्थन देखेगा। मार्क्सवादी दर्शन कैसा है? मार्क्सवादी दर्शन मानववाद का समर्थन करता है। मार्क्सवादी दर्शन के केंद्र में क्या है? मानव और उसकी समस्याएं। तो मानव की जो समस्याएं हैं उन्हीं के उपाय की बात करता है। वो बताता है मानव की समस्याएं क्यों है। यहाँ समस्याएं इसलिए हैं कि मानव का ही एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, दूसरे के खून पे पल रहा है, इसलिए समस्याएं हैं। और उसी का उपाय बताता है कि सर्वहारा का शासन, और उसके लिए क्या चाहिए? हिंसक क्रांति चाहिए। तो मानववाद का समर्थन करता है मार्क्सवाद। देखिए, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता की। समता कौन बात करता है? समता की बात मार्क्सवादी करता है। मानवता घायल क्यों है? क्योंकि समता नहीं है, बराबरी नहीं है, भेदभाव है, वंचना है, इसलिए मानवता क्या है? घायल है, उसके घाव हो गए हैं। आगे देखिए, राजनीतिक चेतना। आप देखेंगे कि प्रगतिवाद में राजनीतिक चेतना जोरों पर है, बड़े व्यंग्य किए गए हैं राजनीतिक विडंबनाओं पर, राजनीतिक विसंगतियों पर, किस तरह लोकतंत्र में हमारे विसंगतियां विद्यमान है, या हमारी शासन व्यवस्था में, हमारी व्यवस्था में किस तरह विसंगतियां विद्यमान है, इस पर व्यंग्य खूब किया गया है। देखिए ये नागार्जुन की लाइन कि लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के। कौन सा टिकट? चुनाव का टिकट, MP MLA का टिकट। लौटे हैं दिल्ली से कल टिकट मार के, दांत यूं खिले हैं जैसे दाने अनार के, इतना पसंद है आए दिन बाहर के। वो दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में किस तरह से विडंबना व्याप्त है, किस तरह से लोग जुगाड़बाजी करके टिकट ले रहे हैं MP MLA का। सेवा भाव से नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसको व्यापार बना लिया लोगों ने। वही दिखाया गया है यहाँ पर। या ये देखिए व्यंग्य, ये तब का व्यंग्य है जब ट्रेन की राजधानी थी, वो कहाँ आई? भारत आई जब
तो उसका बड़ा धूमधाम से स्वागत हुआ। तो उसी का है कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, व्यंग किया है नागार्जुन ने। तो इस तरह के राजनीतिक व्यंग, राजनीतिक चेतना आपको प्रगतिवाद में खूब दिखाई पड़ेगी, प्रगतिवादी साहित्य में खूब मिलेगी। अभी हम लोगों ने प्रगतिवादी साहित्य का संवेदना पक्ष पढ़ा। संवेदना पक्ष में क्या क्या बिंदु शामिल हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब हमने देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे, शिल्प पक्ष देखेंगे। हालांकि एक चीज की चर्चा कर लें कि मार्क्सवाद का ये मानना है, ये साम्यवाद का ये मानना है कि साहित्य भी क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। उससे पहले एक चीज देख लें आप। मार्क्सवाद ये मानता है कि जो मूल संरचना है समाज की वो क्या है, वो है आर्थिक संरचना। मूल संरचना क्या है, आर्थिक संरचना ही मूल संरचना है। आर्थिक संरचना ही क्या है, मूल संरचना है। और इसमें भी क्या, उत्पादन प्रणाली। आर्थिक संरचना के अंदर क्या आती है, उत्पादन प्रणाली। जो उत्पादन प्रणाली है वही मूल संरचना है। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली बदलेगी वैसे वैसे क्या बदलेगा, शोषण का रूप बदलता जाएगा। जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली बदलेगी वैसे वैसे शोषण का रूप बदलता जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब उत्पादन प्रणाली पुराने जमाने में कैसी थी, मानव शक्ति या पशु शक्ति पर आधारित थी, मानव शक्ति या पशु शक्ति पर आधारित थी, तब शोषण का रूप कैसा था, तब शोषण का रूप था सामंतवादी। जब उत्पादन प्रणाली किस पर आधारित हो गई, मशीन पर आधारित हो गई, भाप पर आधारित हो गई, मशीनों पर आधारित हो गई, तो शोषण का रूप कैसा हुआ, जाके सामंतवादी का पूंजीवादी हो गया। और जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली बदलेगी वैसे वैसे क्या होगा, शोषण का रूप बदलता जाएगा। जब मानव शक्ति पशु शक्ति से संचालित थी तो कैसा था, सामंतवादी। जब मशीनों से संचालित है तो कैसा हो गया, पूंजीवादी। जब औद्योगिक क्रांति हो गई तब मशीनों से संचालित हो गई उत्पादन प्रणाली, तो कैसा हो गया, शोषण पूंजीवादी रूप में हो गया। तो जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली बदलेगी शोषण का रूप भी बदलेगा। और मूल संरचना क्या है, आर्थिक संरचना है। उत्पादन प्रणाली ही मूल संरचना है और इसी पर क्या निर्भर करता है, बाकी जितनी संरचनाएं हैं, बाकी सभी संरचनाएं इसी पर निर्भर करती हैं। बाकी संरचना में क्या आता है, जैसे आपकी आएगी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, आपकी जितनी सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म। तीसरी धार्मिक व्यवस्था हो गई आपकी। चौथी हो गई कला संस्कृति, ये सब भी कला संस्कृति, ये सारी चीजें भी इसी पर डिपेंड करेंगी। जो मूल संरचना है, मूल आर्थिक संरचना है, उसी पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं, बाकी सभी संरचना है। तो अब देखिए साहित्य क्या है, एक तरह से कला का हिस्सा है। साहित्य किसका हिस्सा है, साहित्य हिस्सा है कला का। तो ये भी कहीं ना कहीं किस पर निर्भर कर रहा है, आर्थिक संरचना पर निर्भर करता है। जैसी आर्थिक संरचना होगी वैसे साहित्य का रूप बदलेगा। और साहित्य का मूल उपयोग क्या है, साहित्य का मूल उपयोग क्या है, किस लिए साहित्य, साहित्य इसलिए नहीं है कि लोगों का मनोरंजन हो, साहित्य इसलिए नहीं कि लोगों का मनोरंजन हो, बल्कि साहित्य इसलिए है कि वह क्रांति जगा सके। वह क्रांति का क्या है, उपकरण है। साहित्य क्या है, क्रांति का उपकरण है। वह इसलिए कि चेतना जगा सके लोगों में, उसका कार्य है कि लोगों के बीच में चेतना जागृत करना, ताकि क्रांति संभव हो सके। ये काम है, आप देखेंगे साहित्य का काम है। प्रगतिवाद की नजर से या मार्क्सवाद की नजर से, साम्यवाद की नजर से साहित्य का काम है कि वो लोगों के बीच में चेतना जगाए। और जब ऐसा ये काम है, ये उपयुक्तवाद है, मतलब उपयुक्तवादी लक्षण है साहित्य का, अगर ये उपयोग है कि लोगों के बीच चेतना जगाए, क्रांति का उपकरण है, तो साहित्य कैसा होगा, साहित्य में शिल्प का महत्व कम हो जाएगा, शिल्प का महत्व कम हो जाएगा। यहाँ पे बात कहनी है सीधी सादी शैली में, सीधी सपाट शैली में, यहाँ पर अपनी बात कहना ही प्रमुख कार्य रह जाएगा, बजाय कि
शिल्प के सहारे लक्षणिकता का प्रयोग किया जाए, अन्य शोभा कारक धर्मों का प्रयोग किया जाए, यहाँ पर उसका महत्व नहीं होगा, बल्कि सीधी साधी शैली में, सीधी सपाट शैली में अपनी बात कहने को ही ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो प्रकृतिवाद में शिल्प का महत्व क्या है? कम है बहुत। प्रगतिवादी कवि शिल्प को महत्व कम देते हैं, ऐसा आप देखेंगे। सीधी साधी सरल भाषा और लहजे में, सहज व लहजे में, सीधी सरल भाषा और लहजे में कविता। भाषा भी सीधी सरल है और लहजा सीधा सरल है, उसमें कविता होगी। जैसे कि आज तो चंद्र है सविता है, पोस्टर ही कविता है। कविता कैसी? पोस्टर के समान सपाट है, एकदम सीधी साधी, पोस्टर के समान स्पष्ट है, सपाट है, ऐसा आप पाएंगे। पोस्टर ही कविता है, ये मुक्ति की लाइन है। जो मैंने अभी समझाया वही चीज लिखी हुई है। आगे देखिए, बिंब कैसे मिलेंगे? बिंब दैनिक जीवन के बिंब मिलेंगे। कैसे? मजदूरों किसानों के। यहाँ पर बिंब ऐसे नहीं, पर्वत पहाड़, बड़े बड़े चरागाह, नदियां, सुंदर सुंदर, वो वैसे नहीं मिलेंगे। सुंदर नदियां वो सब नहीं दिखेगा, उस तरह के बिंब नहीं मिलेंगे जैसे छायावाद में मिलते थे। यहाँ पर कैसे बिंब मिलेंगे? दैनिक जीवन में जो मजदूर काम कर रहे हैं बेचारे, पसीना उनसे टप टप करके चू रहा है, उसमें भी भीड़ में वो लगातार काम में लगे हुए हैं, रिक्शा ढकेल रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, गाय बैलों को हाँक रहे हैं, किसान खेती कर रहा, उस सब के उस टाइप के बिंब यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। आप देखिए, जैसे पूरी स्पीड में है ट्राम, ट्राम में एक जो ट्राम गाड़ी चलती है, आप देखेंगे कलकत्ता में देखेंगे तो उस ट्राम गाड़ी में मजदूर भरे हुए हैं, एक के ऊपर सटे हुए हैं। जैसे आप यहाँ भी देखते होंगे, मेट्रो जो चल रही है आपकी दिल्ली में, आप देखते होंगे किस तरह भीड़ में लोग एक के ऊपर एक सटे रहते हैं, उसी का जैसे खींचा गया है कि पूरी स्पीड में है ट्राम, ट्राम पूरी स्पीड में चल रही है, खाती है दचके पे दचके, दचके पे दचके खा रही है, सटता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ। तो इन मजदूरों का जिक्र है, किस तरह पसीने से लथपथ मजदूर है और दूसरे से बदन सट रहा है। तो इस तरह के बिंब आपको दिखाई पड़ेंगे प्रगतिवाद में, ऐसे बिंब मिलेंगे। मजदूर और किसानों का बिंब मिलेगा, जो लोग श्रम कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं लोग, तो उस श्रम का बिंब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। दैनिक जीवन से संबंधित विषय और उसके उदाहरण मिलेंगे कविता में, काव्य में। तो आम जन जीवन से संबंधित विषय है और उसी तरह से उदाहरण, उपमान योजना उसी तरह की होगी। जैसे देखिए, दाने आए घर के अंदर, ये अकाल की बात है। अकाल के बाद जब घर में अनाज आया है उसका जिक्र हो रहा है कि दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद। उसका बिंब खींचा है कि जब इतने दिनों में अकाल के बाद घर में गाने आए हैं तो कैसे घर भर की आंखें खुशी से चमक उठी हैं, उसका जिक्र यहाँ पर कर रहा है कवि। यह भी बिंब का बड़ा सटीक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। या ये देखिए, ये किसका जिक्र है? ये गांव का एक स्कूल है, गांव का एक सरकारी स्कूल है, और वो किस तरह से उसकी बुरी दशा है उसी का वर्णन कवि कर रहा है। गांव का एक सरकारी स्कूल है, वो किस तरह से दुर्दिन झेल रहा है, क्या हालत है उसकी, उसी की हालत देखिए कि घुन खाए सहतीरों पर की, सहतीर जो है वो घुन खा गई हैं, घुन खाए सहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाचे। 12 खड़ी पढ़ा रहा, 12 खड़ी क्या बोलते हैं? आ ई उ ए ओ अंगा, इसको क्या बोला जाता है? इसको 12 खड़ी बोला जाता है। तो घुन खाए सहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाचे। विधाता को जो टीचर है, गुरु, गुरु को तो हमारे यहाँ गोविंद से यानी ईश्वर से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, क्या उसी को व्यंग्य करते हुए लिख रहे हैं। उस पर जो व्यवस्था, यहाँ पर गुरु पर व्यंग्य नहीं है, जो व्यवस्था है उस पर व्यंग्य है। व्यवस्था ने क्या हालत कर दी है सरकारी स्कूलों की, इस पर व्यंग्य किया कवि ने कि घुन खाए सहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाचे। विधाता यानी गुरु, टीचर पढ़ा रहा है। और फटी भीत है, दीवारें फट गई है, फटी भीत है छत चूती है, छत टपक रही है स्कूल की, फटी भीत है छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे। आला वो होता है जिसमें दीपक रखने के लिए जगह बनी रहती है, दीवार में आपने देखा होगा गांव में, या मस्जिदों में देखा होगा आपने, या मंदिरों में देखा होगा, तो दीपक रखने के लिए जगह बना देते हैं, इस तरह का बना रहता है, इस तरह का देखा होगा आपने, दीवार जैसे बना रहता है दीपक रखने के लिए। यहाँ पर तो फटी भीत है छत चूती है, आले पे बिस्तुइया नाचे।
जो एक वो रहता है बिछुए, वो जानवर होता है, गोहे की तरह का जानवर होता है, बिस्तुइया बोलते हैं उसको। फटी बीत है छत चूती है आले पर, बिस्तुइया नाचे और बरसा कर बेबस बच्चों पर, मिनट मिनट पर 5 तमाचे। जो गुरुदेव खड़े हैं वहां पर, उनका जिक्र है कि बरसा कर बेबस बच्चों पर, मिनट मिनट पे 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। इस तरह से दुखरन मास्टर आदम के सांचे गढ़ रहा है, अर्थात बच्चों का भविष्य किस तरह से बना रहा है, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। नागार्जुन की रचना। तो ये व्यवस्था प्रदंग है कि जो हमारे स्कूल, जो कि नींव है, एक तरह से नींव की ईंट है, जो बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे, उसका निर्माण करने वाले हैं वो स्कूल, उनकी क्या हालत है, क्या दीन दशा हो गई है, इसका वर्णन नागार्जुन ने यहाँ पर किया है। शोभा कारक धर्मों की अवहेलना। मैंने बताया शिल्प का ज्यादा महत्व, प्रगतिवाद में शिल्प का ज्यादा महत्व नहीं रहता, इसलिए शोभा कारक धर्मों का विशेष महत्व, अलंकारों का विशेष महत्व यहाँ पर नहीं होगा। जैसे देखिए पंत ने लिखा भी है ये चीज, तुम वहन कर सको जन्म जन्म में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। तुम्हें अलंकारों की आखिर क्या आवश्यकता है, क्योंकि मुझे जो बोलना मैं स्पष्ट शब्दों में, सीधे सपाट शब्दों में बोलूंगा, क्योंकि मुझे जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। तो इस तरह हमने देखा कि जो प्रकृतिवाद की हमने संवेदनागत विशेषताएं हैं, संवेदना पक्ष है वो देखा, उसके बाद हमने शिल्प पक्ष देखा, यहाँ पर शिल्प का महत्व क्यों ज्यादा नहीं है ये भी हमने पढ़ा, ये भी देखा किस तरह से इसमें अन्य चीजें मार्क्सवाद से किस तरह से जुड़ी हुई हैं, जो संवेदना के विभिन्न बिंदु हैं वो कैसे मार्क्सवाद से जुड़े हुए हैं ये हमने देखा। छायावाद से कहाँ कहाँ पर क्या क्या भिन्नता है ये भी हमने देखा, किस तरह से व्यवस्था से खिन्न रहते हैं मार्क्सवादी कवि वो भी देखा, किस तरह से राजनीतिक व्यंग्य मिलते हैं प्रगतिवाद में वो भी देखा हम लोगों ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रगतिवाद हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कर लिया, संवेदना पक्ष भी देख लिया, शिल्प पक्ष भी देख लिया, वो सारी चीज हमने यहाँ पर देखी। अब हम लोग अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।